हेलो एवरीवन, मैं तरुण जर का स्वागत करता हूं आप सभी का परीक्षा गुरु मुरादाबाद के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CHSL में आए हुए लास्ट पेपर के रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और कुछ क्वेश्चन आप बोर्ड पर लिखे हुए दिख रहे होंगे, इनके सारे ही क्वेश्चन लास्ट ईयर के पेपर में जो आए हैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना कुछ देर किए मूव करते हैं हमारी वीडियो के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा कैसे क्वेश्चन आया था। मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिख रखे हैं, तीनों क्वेश्चन हैं क्लासिफिकेशन के। क्लासिफिकेशन टॉपिक से ये 3 क्वेश्चन आए थे और आपको इसमें से ऑड वन आउट करना है, यानी कि जो अलग है उसको बाहर निकालना था। ये 3 क्वेश्चन थे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इससे। आसान क्वेश्चन, पूरा ही पेपर आसान था, लेकिन आसान क्वेश्चन से अगर मैं बात करूं कि इसमें हमें कुछ कैलकुलेटिव पार्ट नहीं करना है, केवल पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या क्या है। इसको कहा जाता है चिप। चिप साउंड करता है, ठीक है। बर्ड के साउंड को कहा जाता है चिप। चिपिंग कहलाती है बर्ड का साउंड। ब्लीट की अगर हम बात करें, ब्लीट होता है मिमियाना, यानी कि भेड़ और बकरी जो साउंड करती हैं उसको कहा जाता है ब्लीट। और अगर नीह की बात करें तो नीह का मतलब हिनहिनाना होता है, यानी कि घोड़े की साउंड कहलाती है, हॉर्स की साउंड। तो ये तीनों हैं साउंड। और फ्रिस्क की अगर हम बात करें तो फ्रिस्किंग के 2 मीनिंग हो सकते हैं। अगर इन केस इसको हम नाउन मान रहे हैं, फ्रिस्क मीनिंग पता होना चाहिए आपको। तो नाउन के लिए फ्रिस्किंग का मतलब होता है किसी गुप्त जगह को ढूंढ कर निकालना, वो होती है फ्रिस्किंग करना, मतलब गुप्त जगह को ढूंढना। और अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ वर्ब, तो वर्ब की टर्म्स में फ्रिस्किंग का मतलब होता है कि जो बच्चे उछल कूद करते हैं, जो क्रिया करते हैं, उसको कहा जाता है फ्रिस्किंग। अ किड इज फ्रिस्किंग, यानी कि बच्चा जो है वो उछल कूद कर रहा है। तो इसमें से अलग अलग यही है फ्रिस्क, बाकी तीनों साउंड है एनिमल्स की, ये साउंड नहीं है। बात करते हैं इसकी कि कैसे इसमें डिफरेंस हमें छांटना है कि कौन सा अलग है। तो देखो तरीका क्या होता है, प्लेस वैल्यू से कर सकते हैं, लेकिन समय लगता है। इसलिए मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया है कि इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, जिसमें मैंने NTPC के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। तो देखिएगा जरा क्या है, P से T तक जाना है, P के बाद Q R S छोड़कर केवल अल्फाबेट को पढ़ रहे हैं कि 3 का गैप लेकर T लिख रखा है, ठीक है। P के बाद Q R S T D E F G H V W X Y Z K L M N, यहां 2 का ही गैप है, ये डिफरेंट हो गया, आंसर हो गया आपका। विद इन सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इतना आसान पेपर आया था, रीजनिंग का सेक्शन इतना आसान आया है CHSL में, बहुत आसान आ रहा है। देखो जरा इसको ध्यान से समझो, ये क्या है भाई, ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से देखो। क्या कोई परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है? सबसे पहले क्लासिफिकेशन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब से होता है। क्या कोई परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब दिखाई दे रहा है? नहीं हो रहा है। परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब ना मिलने की स्थिति में हम बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस के थ्रू जा सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा गौर से देखें हम नंबर्स को, तो एक अरेंजमेंट लिखा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? देखो जरा, 3 3 6। इन दोनों डिजिट को जोड़ रहा हूं मैं, सेंटर वाली डिजिट मुझे मिल रही है। ऐसे ही यहां पर इन दोनों डिजिट को जोड़ रहा हूं मैं, 7 और 2 9। इन दोनों को जोड़ रहा हूं मैं, 3 और 2 5। इस तरह से डिजिट लिखी हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। तो ये सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, लेकिन यहां पर सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा। 7 और 4 11 बन रहा है, यहां बीच में 8 लिखा हुआ है। तो ये तीनों सेम है, इसमें ये डिफरेंट है। इस तरह से हम ऑड वन आउट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था सीरीज का क्वेश्चन। अगर हम मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये 3 मिटा देता हूं भाई मैं, ये पूरे हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन है ये। इसमें अगला सीक्वेंस में क्या अल्फाबेट का सीक्वेंस आएगा ये बताना है। देखो जरा कैसे करते हैं इसको। वही पैटर्न है कि भाई डी से चलना है, DEF GHI JKL MNO। बहुत सिंपल सा पैटर्न, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, और हो गया क्वेश्चन सॉल्व। MON मिल गया है आपको, बिल्कुल पूरा आंसर मिल गया है। वैसे ऑप्शन ऐसा ही था एक जो M से शुरू है, तो आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं। D से कहाँ आया है? G पर। D के बाद EF छोड़कर G, HI छोड़कर J, KL छोड़कर M, इस तरह का सीक्वेंस बन रहा है। तो आप इससे ऑप्शन से भी आइडेंटिफाई कर सकते थे इसको कि भाई एक ही ऑप्शन था M वाला। नेक्स्ट हम बात करें, देखिएगा कुछ इंस्ट्रक्शन स्क्रीन पर अपीयर हो रहे हैं आपकी, और उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। और देखिए वो इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। वो कह रहा है कि A डिनोट करता है मल्टीप्लाइड को, है ना, यानी कि जहां A आया है वहां पर मल्टीप्लाई करना है। इसमें A का मतलब है मल्टीप्लाई, तो मैं A को हटाकर मल्टीप्लाई लगा देता हूं। आपको कैसे करना है क्वेश्चन को ये समझिएगा जरा। आपको यहां से शुरू करना है, इंस्ट्रक्शन दे रखे होंगे, 8 लिखना है। B का मतलब ढूंढो क्या है, इंस्ट्रक्शन में B का मतलब जो लिखा है, B डिनोट्स सब्ट्रैक्ट, तो माइनस लिख लेना है 31। C डिनोट्स व्हाट? C डिनोट्स एडिशन, तो प्लस हो गया 49। D डिनोट्स डिवीजन,
एंड ए डिनोट्स मल्टीप्लिकेशन। ऐसे सॉल्व करना है भाई। और इसको सॉल्व करने के लिए आपको मैथमेटिक्स के रूल्स पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है रूल पता होने। सबसे पहला काम ये कर लेना कि इसको डिवाइड वाले को ऐसे लिख लेना, थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी। जहां भी हो ये डिवाइड, उसको पहले वाले नंबर के नीचे लिख लेना, ठीक है। और सबसे पहले डिवीजन को ही सॉल्व किया जाता है, पहले डिवीजन अगर पढ़ाओ बोर्ड मास रूल, ठीक है। वैसे रीजनिंग में हमें केवल इससे मतलब होता है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अगर इसको देखें तो ब्रैकेट्स को सॉल्व करने में ऑब्लिक या ऑफ का सॉल्व करते हैं पहले, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यहां इन चार से मतलब है, कैंसिल कीजिए जरा फटाफट और बताइए कितना आ रहा है। देखो पहले डिवाइड करते हैं, 7 से कैंसिल हुआ 49 आ गया, ठीक है। 7 टाइम्स गया, 7 से कैंसिल हुआ, ये 7 आ गया यहां पर। 7 इंटू 16 करना है और ये माइनस कर लेना है। चाहो तो नहीं भी करोगे तो भी काम चल जाएगा, और चाहो तो डायरेक्ट माइनस भी कर सकते हो। इसको काम कैसे चल जाएगा अभी देखते हैं जरा। यहां पर ये आ गया 112, ठीक है। 17 16 गुणा 7 112 आ गया यहां पर। अब 112 में 8 जोड़ोगे 120, 120 में से 31 घटा दोगे तो 89 आ जाएगा आंसर आपका। 89 आंसर हो जाएगा फाइनल आपका। इस तरह से निकालेंगे। अब कुछ इंस्ट्रक्शन और दे रखे हैं और इसको सॉल्व कीजिए फटाफट, कोशिश कीजिए खुद करने की और कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। मैं बताता हूं, कुछ सेकंड का टाइम दे रहा हूं आपको। इंस्ट्रक्शन आपकी स्क्रीन पर अपीयर कर रहे हैं कि बी का क्या मतलब है। बी का मतलब है डिवाइड, तो पहले लगा लो डिवाइड का साइन, 187 डिवाइडेड बाई 17। सी का क्या मतलब है, सी का मतलब है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का साइन लगा लो, मल्टीप्लाइड बाई 4। ए का क्या मतलब है प्लस 7, तो डी का मतलब होगा माइनस 17। फिर से वही करना है, डिवाइड वाले को अपॉन में लिख लो तो आसानी हो जाती है समझने में कि क्या करना है। अब आपको 17 से ये जाएगा 11 टाइम्स, 11 इंटू 4 44, और ये हो गया माइनस का 10, यानी कि 33 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये दो सिंपल से क्वेश्चन आए थे। मुश्किल से मुश्किल इसमें 10 से 20 सेकंड लगेंगे अगर आप इंस्ट्रक्शन को पढ़कर मैथमेटिक्स आपकी स्ट्रांग है तब, ठीक है। अदरवाइज घूम जाओगे इसमें कि पहले डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है। पहले मल्टीप्लाई मत कर देना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट्स में भी ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं, वो तो घुमाने के लिए ऑप्शन कैसे भी दे सकता है आपको। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये आया था कि इसमें ट्राइंगल गिने, अगर शॉर्टकट मेथड से गिने तो मैंने एक शॉर्टकट मेथड डिस्कस किया है काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल ट्राइंगल वाले सेक्शन में। काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल की जो वीडियो है उसमें मैंने इस तरह के क्वेश्चन कराए हैं और इस पैटर्न को भी कराया है कि कहीं ये वाला पैटर्न लिखा हुआ दिखाई दे जाए, ऐसे बना हुआ दिखाई दे जाए तो इसमें ट्राइंगल कैसे गिने जाते हैं, ठीक है। देखो कैसे गिने जाते हैं, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं, एक ओवरव्यू दे देता हूं जल्दी से। नंबर लिखने होते हैं 1 2 3 4, और जो भी मैक्सिमम नंबर आता है उसका दुगना कर देते हैं, यानी कि 8 ट्राइंगल होते हैं इस तरह के स्ट्रक्चर में, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे भी कर लूं कि भाई ये जो ट्राइंगल है ये इस तरह से भी बना हुआ है, ऐसे कर कर बना हुआ है, तब भी सीक्वेंस वही रहता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि नंबर लिखो और जो भी मैक्सिमम नंबर आ रहा है वो हमारा सॉल्यूशन, उसका डबल कर देंगे, वो हमारा सॉल्यूशन देगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर आ गए भैया गिनने पर, 8 दूनी 16 दे रहा है ये सॉल्यूशन में हमें। तो देखो कुछ ऐसा ही बना हुआ यहां दिखाई दे रहा है, एक ये रहा और उसमें ये क्रॉस कर दिया इस तरह से और ये कर दिया है प्लस इस तरह से, है ना, ये रहा, यानी कि 16 तो कंफर्म मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे अप्रोच कर सकते हैं आप क्वेश्चन में। वरना देखो थोड़ा सा और आसान तरीके से अगर मैं चलूं, अगर इस वाले सेक्शन की मैं बात करूं, केवल ये सेक्शन में बात करूं, तो इसमें कितने ट्राइंगल हो सकते हैं। दोबारा बना रहा हूं मैं, जरा देखो ध्यान से, मैं जिस सेक्शन की बात कर रहा हूं केवल वो सेक्शन बनाने वाला हूं मैं, इसको मैंने यहां बनाया और केवल इस सेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, ऊपर वाले सेक्शन की। यहां पर यहां कितने ट्राइंगल हैं, 8 ट्राइंगल हैं, 1 2 3 4, 4 आया, 4 का दुगना कर दिया 8 ट्राइंगल तो यहां बन गए। ऐसे ही अगर मैं इसको मिलाऊंगा तो 8 यहां बनेंगे, इसको मिलाऊंगा तो 8 यहां पर बनेंगे और इसको मिलाऊंगा तो 8 यहां पर बनेंगे, यानी कि 8 चौक 32 ट्राइंगल तो मुझे ये दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। देखा मैं 16 से डायरेक्ट कहां पर आ गया, 32 पर आ गया। इससे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं होगा इससे भी, लेकिन काउंट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने इससे कर लिया, 16 की बजाय 32 गिन लिए मैंने सीधा सीधा। अब देखो जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है उसको कैसे काउंट करना है, उसको ऐसे काउंट करना है कि एक लाइन तो इधर से लेनी है किसी एक सेक्शन से, दूसरी कहीं और से लेनी है। तो जो एक्स्ट्रा ट्राइंगल बनते हैं उनको देख लो, ये देखो ये रहा ट्राइंगल, देख पा रहे हैं इस ट्राइंगल को,
एक ऐसे बन रहा है तो एक ऐसे भी बन रहा होगा नीचे की तरफ, ये रहा ट्राइंगल 2, देख पा रहे हैं, ये देखो तीसरा 3, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा होगा, ये देखो चौथा 4 ट्राइंगल दिख रहे हैं, ऐसे 4 ट्राइंगल दिख रहे हैं, तो 4 ट्राइंगल दूसरी तरफ भी बनेंगे, इन दोनों साइड से भी तो बनेंगे। देखो यहां वाली साइड से बना दिया मैंने ये वाले ट्राइंगल, एक ऐसे बना दिया आपने और एक ऐसे बना दिया, ठीक है। ऐसे ही नीचे भी बनाया आपने, एक ऐसे बना दिया और एक ऐसे बना दिया, तो इस साइड से भी तो बनेंगे ट्राइंगल, एक ये रहा, एक इसके सामने बन रहा है 2, एक इसके अपोजिट बन रहा है 3 और एक यहां बन रहा है 4, ठीक है। 1 2 3 4 इससे तो प्लस 8 हो गए। ऑप्शंस और दे देता हूं मैं, देखो जरा ऑप्शंस जो अपीयर कर रहे हैं स्क्रीन पर अपीयर कर रहे हैं आपकी, ऑप्शंस क्या हैं, 24 36 40 और 44, ये रहे भाई 24, मैं लिख देता हूं यहां 36 40 और 44, ये ऑप्शन है भाई। तो देखो 40 तो मैं गिन चुका हूं अब, तो ये दोनों आंसर तो पॉसिबल नहीं है। अगर कहीं मैंने एक ट्राइंगल और गिन दिया तो आंसर हो जाएगा 44, एक ट्राइंगल गिनना है क्योंकि 40 तो हो गए हैं, उसके बाद यही ऑप्शन बचेगा। तो देखो क्या करता है इसमें कि एक एक्स्ट्रा ट्राइंगल और ढूंढने की कोशिश करते हैं कि अगर मिल जाता है तो हमारे पास ये वाला आंसर हो जाएगा, अदरवाइज ये आंसर मुझे मिल ही जाएगा। तो कोशिश करते हैं जरा ढूंढने की कि क्या मुझे वो ट्राइंगल मिलता है या नहीं मिलता है। तो देखिए जरा, ये रहा भाई ट्राइंगल, देख पा रहे हैं इस ट्राइंगल को, ये रहा ट्राइंगल, ये मैंने कहीं काउंट नहीं किया है, 3 को मिलाकर मिल रहा है ये, अब 1 2 3 सेक्शन को मिलाकर, एक भी अगर काउंट कर लिया तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 4 काउंट करने हैं, तो देखो ये रहा दूसरा 2, ठीक, ये रहा तीसरा 3 और ये बनेगा इधर की तरफ चौथा 4, चारों काउंट हो गए, 44 ट्राइंगल हैं इसमें टोटल, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। वीडियो देखी होगी तो इतनी समस्या नहीं होगी इसको समझने में कि भाई कैसे हो गया क्या हो गया, ना ही इतना समय लगेगा, मुश्किल से 20 से 30 सेकंड लगेंगे आंसर को आइडेंटिफाई करने में, क्योंकि एलिमिनेशन से सॉल्व होगा ये, एलिमिनेट कर डायरेक्टली काउंट करने बैठेंगे तो समस्या थोड़ी हो सकती है, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं कुछ नए क्वेश्चंस पर। देखिएगा भाई अगले कुछ क्वेश्चन देखें, तो देखिए ये क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन ये आया था, इसको समझ लीजिए क्या लिखा हुआ है, किसी महीने में, कौन सा महीना है जिसमें 30 दिन होते हैं, ऐसा कोई माह है, उसमें 10वां दिन ट्यूसडे है, तो लास्ट दिन क्या रहा होगा ये बताना है। तो देखो कैसे अप्रोच करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, 10वां दिन ट्यूसडे है तो 10 तारीख को ट्यूसडे रहा होगा, 30 दिन का महीना है, ये भी ध्यान रखना है। तो 10 के बाद अगला ट्यूसडे आया होगा 17 को, मैं 30 की तरफ बढ़ रहा हूं भाई ट्यूसडे को लेकर, हर 7 दिन बाद रिपीट होता है एक दिन, +7 कर, जैसे कोई 1 तारीख को मंडे है तो अगला मंडे 8 तारीख को होगा, तो 10 के बाद 17, 17 के बाद 24 और 24 के बाद कहां बैठेगा भाई, 31 में बैठेगा, क्या, ट्यूसडे, लेकिन महीना तो 30 का ही है, तो इससे एक दिन पहले क्या बैठेगा, इससे एक दिन पहले बैठेगा मंडे। ऐसे आप अंदाजा लगा सकते हैं इसका कि 31 को आ गया मेरे पास क्या, ट्यूसडे आ रहा है, अगर मैं इस सीक्वेंस को फॉलो करूं तो 7-7 दिन ऐड कर, तो 30वां दिन लास्ट डे क्या होगा, मंडे होगा, आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट पढ़ो जरा, ये दे रखा है एनालॉगी, एनालॉगी के क्वेश्चन है भाई, 3 क्वेश्चन आए थे एनालॉगी टॉपिक से। गटर को कहा है आयोडीन से रिलेटेड, तो एनीमिया किससे रिलेटेड है, ये बीमारी होती है जो आयोडीन की कमी की वजह से होती है, इसमें गले में एक गांठ बन जाती है, गला फूल जाता है, गले में गांठ बन जाती है, आयोडीन की कमी की वजह से होता है, नमक की कमी की वजह से। ऐसी एनीमिया जो है, एनीमिया जो रोग है वो आयरन की कमी से होता है, तो आयरन आंसर इसका हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑफलाइन क्लासेस में भी मैंने जिन लोगों ने लेक्चर लिया है मेरा, मैंने समझाया था उनको कि ये जो टॉपिक है एनालॉगी और क्लासिफिकेशन, ये हमारे जनरल स्टडीज और जनरल साइंस से रिलेटेड भी आते हैं, जीके से रिलेटेड भी आते हैं, तो प्रैक्टिस करके जाइएगा। जीके जीएस अगर अच्छे से प्रिपेयर है तो आप इन क्वेश्चंस को परफॉर्म कर पाएंगे, एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा ऐसा आपको। नेक्स्ट देखो, ये सीक्वेंस हमेशा ध्यान रखना, प्लेस वैल्यू से सॉल्व होना है। एफ की प्लेस वैल्यू 6 और जी की 7 होती है प्लेस वैल्यू, 6 और 7 से 13 कैसे आ रहा है, जोड़ कर आ रहा है, जाहिर सी बात है। तो u और v को जोड़ेंगे तो u की 21 और v की 22, इन्हें जोड़ देंगे तो 43 आपका आंसर मिल जाएगा, आपको आंसर हो जाएगा। विद इन सेकेंड्स सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है। ऐसे ही हैन एग देती है, एडिबल प्रोडक्ट है, जो खाया जाता है वो प्रोडक्ट है जो हम यूज करते हैं। हैन से एग, तो काउ से मिल्क, काउ से मिलता है हमें एडिबल प्रोडक्ट जो होता है वो मिलता है मिल्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोडिंग एंड डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन आए थे, इसको देखते हैं पहले जरा। क्या कह रहा है कि किसी कोडेड लैंग्वेज में गिव को ये लिखा गया है, GIVE को VIEG लिखा गया है, और ओवर को EVRO लिखा गया है। ऑफलाइन क्लासेस में मैंने इसको भी डिस्कस किया है कि कैसे सॉल्व करते हैं।
यहां भी बता देता हूं कि भाई जब यहां पर देखो आप जो लेटर यूज किए गए हैं सेम लेटर इसके कोड में यूज किए गए हैं। देखो GIVE तो दिख रहा है मुझे, GIVE है ना, दिखाई दे रहा है GIVE। तो आपको केवल सीक्वेंस चेक करना होगा। देखो उसने G को लास्ट में लिखा है, फिर एक छोड़कर IV लिखा है और E लिखा है, GIVE। ऐसे ही जरा इसे समझो जरा, OVER। ऐसे ही जरा यहां समझो DISK, आंसर SIKD। ज्यादा चक्कर में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सीक्वेंस बना लो अपनी मर्जी से जैसा बनाना चाहो। नेक्स्ट देखो जरा, ये था कोडिंग एंड डिकोडिंग। वेंसडे का कोड उसने दे रखा है एक, और उसने पूछा है डिज्नी का कोड क्या होगा, DESNEY। तो जब सिंगल कोड आपको देगा तो ध्यान रखना डायरेक्ट कोडिंग होगी। डायरेक्ट मतलब W की वैल्यू ये होगी, E की ये, D की ये, N की ये, E ये रहा, S ये रहा, D ये रहा, A ये रहा, Y ये रहा। कंफर्म कर लो, कंफर्म होता है रिपीटेशन से। देखो कौन सा लेटर रिपीट हो रहा है यहाँ, एक तो E रिपीट हो रहा है, क्या दोनों के कोड सेम है, बिल्कुल सेम लिखे हैं। D रिपीट हो रहा है, क्या दोनों के कोड सेम है, बिल्कुल सेम लिखे हुए हैं यहाँ पर, यानी कि डायरेक्ट कोडिंग है। तो D का कोड क्या हो गया, एक्सक्लेमेशन, E का हैश हो गया है, S को देखें @ N को देखो परसेंटाइल, E को देखो फिर से हैश हो गया, और Y को देखो कॉपीराइट। कभी कभी आंसर थोड़ा सा अगर अटेंटिव रहेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो फर्स्ट और लास्ट वैल्यू के कोड को देखकर ही ऑप्शन से आंसर पता चल जाता है। ठीक है, तो अटेंटिवनेस बहुत जरूरी है रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अदरवाइज हो तो जाएंगे, आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत हो जाएंगे, लेकिन समय लेंगे। अटेंटिवनेस रहेगी तो समय कम लगेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट हिस्से की तरफ, और कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट देखो भाई, एक क्वेश्चन अपीयर हो रहा है स्क्रीन पर आपकी। उसने क्या कहा है कि 10 से 50 के बीच में ऐसा प्राइम नंबर बताओ कि अगर डिजिट को रिवर्स कर दिया जाए तो स्क्वायर जो है उस नंबर का ये बन जाएगा। यानी कि एक प्राइम नंबर ढूंढना है, उसकी डिजिट को रिवर्स करना है, उसका स्क्वायर करना है। तो इनमें से कोई आंसर होगा 121, 484, 1089, 1936। क्वेश्चन को समझना ही बहुत बड़ी बात है। बस इस क्वेश्चन को उसने कहा है कि 10 से 50 के बीच में ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जिसके अंकों को पलट कर अगर वर्ग कर दें तो इनमें से वो वर्ग मिलेगा। ठीक है, तो आपको ऑप्शंस के थ्रू जाना है इसमें। देखो कैसे जाना है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये किसका स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है भाई, 11 का स्क्वायर है। ठीक है, ये किसका स्क्वायर है, 22 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, 33 का स्क्वायर है। और ये किसका स्क्वायर है, 44 का स्क्वायर है। ठीक है, क्या ये प्राइम नंबर होता है, क्या ये प्राइम नंबर है, ये तीनों प्राइम नंबर ही नहीं है, तो ये आंसर हो गया सीधा सीधा। उसने कहा है प्राइम नंबर होना चाहिए, तो डिजिट पलटने की जरूरत ही नहीं है देखने की, क्योंकि ये तीनों प्राइम नंबर ही नहीं है, केवल ये है प्राइम नंबर। ये फाइनल आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा वो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था सिलॉग्स से। सिलॉग्स के आए हैं 2 क्वेश्चन, और देखो जरा वो दोनों क्वेश्चन क्या है। स्टेटमेंट अपीयर हो रहे हैं पहले आपकी स्क्रीन पर, मैं स्टेटमेंट को बना रहा हूं केवल, उसके बाद कंक्लूजन को चेक करेंगे। पढ़ो जरा, वो कह रहा है ऑल एलिफेंट्स आर मैन। सारे के सारे एलिफेंट्स जो हैं वो मैन के अंदर हैं, जितने एलिफेंट थे वो मैन के अंदर आ गए हैं। ऑल मेंस आर सॉक्स, ऑल मेंस आर सॉक्स, ये हो गया है सॉक्स। ठीक है, तो हमने लेक्चर में डिस्कस किया है सिलॉग्स के लेक्चर में कि अगर कंसेंट्रिक सर्कल बन रहे हो, ये इस डायग्राम को ऐसे भी बनाया जा सकता है, EM और S ऐसे भी बनाया जा सकता है इसको। तो जब हम सेंटर के एलिमेंट का बाहर के किसी एलिमेंट से रिलेशन निकालेंगे, यानी कि E का रिलेशन M से, E का रिलेशन S से, तो ऑल वाला रिलेशन और सम वाला रिलेशन दोनों ही कैसे हो जाएंगे, ट्रू। यानी कि सम ERM ट्रू है, सम MRS अंदर से बाहर चल रहे हैं, तो ऑल और सम वाले रिलेशन क्या होते हैं, ट्रू। और बाहर से अंदर जाते हुए केवल और केवल सम वाला रिलेशन ट्रू होता है, बाकी सभी की सभी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं गलत हो जाएगा। यानी कि ठीक है, समझना। सम SRE यानी कि सम सॉक्स, सॉक्स ही कह रहा है ना, सॉक्स आर एलिफेंट्स, ये ट्रू हो सकता है। सम एलिफेंट्स आर सॉक्स, ये भी ट्रू हो सकता है क्योंकि अंदर से बाहर जा रहा है। इससे आप कंक्लूजन पता लगाओ जरा। देखो पहला कंक्लूजन, सम सॉक्स आर एलिफेंट, सम सॉक्स आर एलिफेंट, बिल्कुल अंदर से बाहर जा रहा है। पहला कंक्लूजन तो ठीक है, सम को फॉलो करेगा। ऑल एलिफेंट्स आर सॉक्स, एलिफेंट से सॉक्स अंदर से बाहर आ रहा है, ऑल वाला ट्रू होगा, यानी कि दोनों ही कंक्लूजन ट्रू हैं, तो बोथ फॉलोज इसका आंसर हो जाएगा। दोनों कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं, ये चीज नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिलॉग्स के लेक्चर में मैं इसको डिस्कस
कर चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, सिलोगिज्म का क्या आया था। स्टेटमेंट अपीयर कर रहे हैं, ऑल बर्ड्स आर ट्रीज, ऑल बर्ड्स आर ट्रीज, बर्ड्स का सारा हिस्सा ट्रीज के अंदर है। और आगे उसने कहा है सम ट्रीज आर हेंस, तो ध्यान रखिएगा केवल ट्री के लिए बोल रहा है ना, सम ट्रीज आर हेंस, तो ट्री और हेन के बीच में पार्शियल ओवरलैपिंग होगी, बी को इसमें इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि बी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। सम ट्रीज आर हेंस, कुछ ट्री हेन है, तो बी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। पढ़ो जरा कंक्लूजन कौन कौन से फॉलो कर रहा है। सम बर्ड्स आर हेंस, क्या कुछ बर्ड हेन है, कहा नहीं जा सकता, हो सकते हैं ऐसी संभावना है लेकिन कंफर्म नहीं है कि बर्ड्स आर हेंस। पॉसिबिलिटी होती तो ट्रू होता, पॉसिबिलिटी नहीं है, गलत है पहला कंक्लूजन। सेकंड कंक्लूजन, सम हेंस आर ट्री, सम हेंस, हेन का कुछ हिस्सा क्या ट्री के पास है, बिल्कुल है, डेफिनेटली होगा। जब सम ट्री आर हेंस है तो सम हेंस आर ट्री होगा, तो सेकंड कंक्लूजन फॉलो कर रहा है इसमें केवल। नेक्स्ट पार्ट पर मूव करें तो ये आया था डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन अपीयर कर रहा है आपकी स्क्रीन पर। छोटा सा आसान सा क्वेश्चन है, देखो जरा फटाफट क्या आंसर होगा। उसने कहा है कि एक लड़का है जो किस डायरेक्शन में चल रहा है, 4 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, साउथ होगा नीचे, वो एक पर्सन है, एक बच्चा है, 4 किलोमीटर चला है साउथ की तरफ, ठीक है, यहां चल रहा है वो इस तरफ, 4 किलोमीटर आ गया है। टेक्स अ राइट टर्न, राइट टर्न ले लिया। लेफ्ट और राइट टर्न समझने के लिए भाई मैं इसकी भी एक वीडियो बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन से लिंक ढूंढो फटाफट और डायरेक्शन की वीडियो देखो। डायरेक्शन के सेकंड पार्ट में हमने इसको डिस्कस किया है, डिस्टेंस वाले पार्ट को देखो जरा। टर्न्स, टेक्स अ राइट टर्न, ट्रेवल्स 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चल रहा है, राइट टर्न लेकर 3 किलोमीटर चल गया, यहां पर आ गया भाई। आगे वो क्या कह रहा है, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन से कितनी दूर है। तो जाहिर सी बात है भाई ये ट्राइंगल बन रहा है और इसको हम पहचानते हैं 4 और 5 वाले पेयर से, क्या मिलता है हमें, 4 और 3 वाले पेयर से 5 मिलता है हमेशा। पेयर याद रखने कि अगर परपेंडिकुलर और बेस में से कुछ 3 या 4 मिलता है तो हाइपोटेनियस 100% 5 रहता है। मैं लेक्चर में भी डिस्कस कर चुका हूं, ऑफलाइन क्लास में भी ये बता चुका हूं कई बार, तो इसको ध्यान रखना है। 5 मिल गया और किस डायरेक्शन में, यहां से ये नीचे की तरफ भी आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं ना, तो नीचे तो होती है साउथ, और पूरा नीचे नहीं आ रहे हैं, हल्का सा लेफ्ट में झुककर चल रहे हैं, लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, लेफ्ट में होता है हमारा वेस्ट, तो 5 किलोमीटर साउथ वेस्ट में चलेगा, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मूव करें तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का था। उसने कहा किशन इज द सन इन लॉ ऑफ राजेश फादर इन लॉ, किशन सन इन लॉ है राजेश के फादर इन लॉ का। तो पहले राजेश के फादर इन लॉ बना लो भाई, राजेश ये रहा मेल होगा, इसके ससुर साहब बना लो, ससुर साहब क्या होंगे, इनकी वाइफ के पिता होंगे ये। और क्या कह रहा है वो, किशन इज सन इन लॉ ऑफ राजेश फादर इन लॉ, राजेश के फादर इन लॉ का सन इन लॉ है, दामाद है, यानी कि इसकी दूसरी बेटी का पति है। कौन, किशन। ठीक, सर्कल से मैं फीमेल रिप्रेजेंट कर रहा हूं और इस बॉक्स से मैं मेल रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, इसकी एक वीडियो बिल्कुल नेक्स्ट सेशन में मैं ब्लड रिलेशन की एक वीडियो लेकर आ रहा हूं आपके लिए, उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्वेश्चन कर पाएंगे। कल ही मैं उस वीडियो को अपलोड करने की कोशिश करूंगा, या जितनी जल्दी से जल्दी पॉसिबल हो सकेगा, ताकि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आप समझ पाएं और क्वेश्चन सॉल्व कर पाएं। राजेश के फादर इन लॉ के सन इन लॉ की बात कर रहा है भाई, ये खुद तो होगा ही सन इन लॉ है ये, तो दूसरा सन इन लॉ होगा किशन। अब वो पूछ रहा है हाउ इज राजेश रिलेटेड टू किशन, जबकि राजेश की वाइफ की एक छोटी बहन है, राजेश की वाइफ की एक बहन है ना, ये छोटी बहन है, यंगर सिस्टर है ये राजेश की वाइफ की, तो इन दोनों में क्या रिलेशन हुआ, ये हो गए ब्रदर इन लॉ, दोनों बहनों के हस्बैंड हैं आपस में, ठीक है, वो रिलेशन हो गया ब्रदर इन लॉ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई क्या आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीक्वेंस से आया है, देखो सीक्वेंस क्या, गोपाल इज ओल्डर देन मोहन बट यंगर देन राम, गोपाल मोहन से बड़ा है लेकिन राम से छोटा है। गोपाल बड़ा है मोहन से, तो गोपाल को ऊपर लिख लिया, लेकिन ये राम से छोटा है तो राम से इसको नीचे लिख लिया है। नेक्स्ट कह रहा है वो, मोहन इज ओल्डर देन सोहन, मोहन बड़ा है सोहन से, तो सोहन तो छोटा होगा, मोहन बड़ा है सोहन से, बट यंगर देन राम, ठीक है वो तो दिख ही रहा है, राम से यंगर है, छोटा है भाई,
उसने पूछा हु इज द ओल्डेस्ट, कौन है सबसे बड़ा, जो सबसे ऊपर लिखा है राम है सबसे बड़ा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो इसने सीक्वेंस में लगाने को दिया था, डिक्शनरी के सीक्वेंस में। वो वर्ड्स क्या क्या है, तो ये 5 वर्ड हैं भाई, इन पांचों को एक सीक्वेंस में लगाना है। कौन से सीक्वेंस में, डिक्शनरी के सीक्वेंस में। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, मैं इस तरह के क्वेश्चन भी रेलवे के प्रीवियस ईयर के जब मैंने पेपर डिस्कस किए थे उसमें करा चुका हूं। तो देखो पी से तो नहीं पता लगेगा कौन सा है पहले, सेकंड लेटर पी को छोड़ दो, पी को कट कर देते हैं अभी, छोड़ देते हैं। आर से पता लग जाएगा, नहीं आर है, सब में आर है, पता ही नहीं लग पाएगा। इसमें देखो ई है, ए है, फिर ई है, तो ए वाला तो सबसे पहले आएगा, इतना तो कंफर्म हो गया। तो ये वर्ड आएगा सबसे पहले डिक्शनरी में, 2 नंबर। तो ऑप्शंस को भी ध्यान से देखते रहिएगा साथ साथ, जिसमें 2 सबसे पहले होगा वो आंसर होंगे, बाकी एलिमिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट, अब ई से तो पता नहीं लगेगा कि भाई ये पहले है, ये है, ये है, ये है। अगला लेटर ए है, इनमें सी है, तो ये आ जाएगा दूसरे नंबर पर, 2 के बाद आएगा 1। ठीक है, ये भी खत्म हो गया यहां से। इनमें सी से नहीं पता लग पाएगा भाई। अब अगला देखो आई और ई, तो आई पहले आएगा, आई से नहीं पता, आई से पता लग गया कि ये तीसरा वाला आएगा। इसमें आई है, इसमें ई है, तो पहले कौन सा आएगा भाई, ई वाला आएगा। ई के बाद एफ जी एच आई, इस तरह से आई आता है बाद में, तो ये सबसे लास्ट में आएगा, इतना तो कंफर्म है। पहले दोनों ई वाले आएंगे, तो ये सबसे लास्ट में हो गया। इससे भी आप ऑप्शन का अंदाजा लगा सकते हैं कि बीच में 2 लेटर होने चाहिए, 4 और 5, वो 4-5 हो या 5-4 हो, ऐसा सीक्वेंस में ऑप्शन दिख रहा है तो वो मार्क कर देना, इनको ढूंढने की जरूरत नहीं है। ई से नहीं पता लग रहा तो डी आएगा पहले, डी और पी, फिर 5-4, ये प्रॉपर सीक्वेंस होगा। आप जितने अटेंटिव रहेंगे, जितना आपका माइंड उस समय काम कर रहा होगा अच्छे से, उतनी ही जल्दी क्वेश्चन को कर पाएंगे आप ऑप्शंस को देखते हुए। ऑप्शंस पर निगरानी रखिएगा, बहुत जरूरी है ऑप्शंस को देखते रहना, क्योंकि एलिमिनेशन से होगा। पेपर बहुत आसान आ रहा है, उम्मीद करता हूं कि रीजनिंग के ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। इसी पैटर्न को आप फॉलो करते हुए प्रैक्टिस कीजिए। क्या क्या आ रहा है, सीरीज का क्वेश्चन आ रहा है, एक मैथमेटिकल ऑपरेशंस का आ रहा है, जो हमने ए बी सी डी वाले फॉर्म में कहते हैं कि ए से डिनोट कर रहा है, बी से एनालॉजी और क्लासिफिकेशन आ रही है, ब्लड रिलेशन भी आ रहा है, डायरेक्शन एनालिसिस भी आ रही है, सिलॉक्स भी आ रहे हैं। सब तरह के क्वेश्चन मिक्स होकर आ रहे हैं, 2-2-3 नंबर के। सभी की वीडियोस मैं बना चुका हूं। जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ब्लड रिलेशन रह गया है, उसकी वीडियो भी जल्दी ही आपको देखने के लिए मिलने वाली है। देखते रहिएगा परीक्षा गुरु मुरादाबाद का यूट्यूब चैनल, क्योंकि तैयारी बहुत जोरों से करनी है, बहुत अच्छे से करनी है, और हम हर पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस करा रहे हैं। थैंक यू सो मच।